दोस्तों, यह बात उस समय की है जब राजस्थान की उन धूल भरी पगडंडियों पर बंजारों का एक बड़ा सा काफिला चला करता था। उस काफिले में तरह तरह के लोग हुआ करते थे। कोई घोड़े बेचने वाला, तो कोई कपड़ों का व्यापारी, कोई गहनों का सौदागर, तो कोई जड़ी बूटियों का जानकार। इन्हीं सबके बीच थी एक युवा बंजारण, जिसका नाम था चंपाबाई। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग ही तेज और चमक थी। जो भी उसे एक बार देख लेता, वह समझ जाता कि यह साधारण स्त्री नहीं है। चंपा के पास रतनकांत नाम का एक घोड़ा था, जिसकी रफ्तार ऐसी थी कि हवा भी उससे हार मान ले। उसका रंग काला था, जैसे आसमान में छाई हुई रात की अंधेरी चादर, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे तारों की रोशनी। जब वह दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे धरती पर बिजली कौंध रही हो। काफिले में सभी लोग रतनकांत की प्रशंसा करते थे। वे लोग अक्सर चंपा से कहते, अरे चंपा, तेरा घोड़ा तो राजा महाराजाओं के योग्य है। अगर तू इसे बेच दे तो तेरी 7 पुश्तें आराम से गुजर जाए। पर चंपा हमेशा मुस्कुरा कर कह देती, मेरे लिए यह घोड़ा कोई जानवर नहीं, बल्कि मेरा सबसे वफादार साथी है। इसे मैं केवल उसी को बेचूंगी जो इसकी असली कीमत समझेगा। एक दिन काफिला कीर्तिगढ़ नाम के एक समृद्ध कस्बे के पास पहुंचा। यह कस्बा अपने रंग बिरंगे बाजारों और भव्य हवेलियों के लिए जाना जाता था। कीर्तिगढ़ का जागीरदार एक रघबीर सिंह नाम का आदमी था। रघबीर सिंह अपनी दौलत और अपने रुतबे पर बहुत घमंड करता था। उसके पास घोड़ों का बड़ा सा अस्तबल था, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जब चंपा का काफिला कस्बे के बाहर ठहरा, तो यह खबर रघुवीर सिंह के कानों तक भी पहुंच गई कि काफिले में ठहरी एक बंजारण के पास एक अद्भुत घोड़ा है। यह सुनते ही रघबीर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ काफिले में आया। जैसे ही उसकी नजर रतनकांत पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बड़े उत्साह से बोला, अरे वाह, कितनी ऊंची नस्ल का घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। उसने चंपा से पूछा, बंजारण, क्या तेरा यह घोड़ा बिकाऊ है? चंपा ने शांत स्वर में कहा, जी हाँ साहब, लेकिन इसकी कीमत बहुत है। रघुवीर सिंह ने अकड़ते हुए कहा, बंजारण, तू कीमत की चिंता मत कर। मैं कीर्तिगढ़ का जागीरदार हूँ। बता, तुझे इसके कितने दाम चाहिए? चंपा ने सोच समझकर कहा, जागीरदार साहब, इसके बदले मैं 200 सोने के सिक्के लूंगी। यह सुनकर रघुवीर सिंह ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बंजारण, पर फिलहाल तो मेरे पास इतने सिक्के नहीं हैं। तू यह घोड़ा मुझे दे और कल सवेरे मेरी हवेली में आ जाना। मैं तुझे इसके पूरे दाम दे दूंगा। चंपा ने एक पल सोचा और फिर उसकी बात पर सहमत हो गई। उसने कहा, ठीक है जागीरदार साहब, लेकिन यह सौदा पक्का तो है ना? रघबीर सिंह ने बड़े विश्वास से कहा, हाँ बंजारण, बिल्कुल पक्का सौदा है। अगली सुबह चंपा ने जागीरदार की हवेली की ओर प्रस्थान किया। वह रास्ते भर सोच रही थी कि आज उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो वह अपने काफिले के लोगों की मदद कर सकेगी। लेकिन जब वह हवेली के द्वार पर पहुंची, तो पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। चंपा ने कहा, मुझे जागीरदार साहब ने बुलाया है, घोड़े का सौदा करना है। पहरेदारों ने अंदर जाकर रघबीर सिंह को खबर दी
तो थोड़ी देर बाद रघबीर सिंह बाहर आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर कल वाली मीठी मुस्कान नहीं थी। वह बड़े ठंडे से लहजे में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? चंपा ने चौंक कर कहा, जागीरदार साहब, मैं वही बंजारण हूँ जिससे कल आपने घोड़े का सौदा किया था। क्या आप कल की बात को भूल गए हैं? रघबीर सिंह ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, सौदा? कौन सा सौदा? मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत या कोई गवाह है, या फिर कोई लिखित समझौता है? यह सुनते ही चंपा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, लेकिन जागीरदार साहब, आप जब कल मेरा घोड़ा लेकर आए थे, तब आपने मुझे अपनी हवेली में आने को कहा था और 200 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। अब आप मुझे धोखा दे रहे हैं। रघबीर सिंह ने हंसते हुए कहा, धोखा? कैसा धोखा? अरे बंजारण, क्या तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रही है? मैं इस इलाके का जागीरदार हूँ। अगर तू यहाँ अफरा तफरी मचाएगी तो तुझे और तेरे पूरे काफिले को यहाँ से निकलवा दूंगा। अब चली जा यहाँ से। उसके सिपाहियों ने चंपा को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चंपा हवेली से बाहर आई, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग थी। काफिला भी उसी दिन आगे बढ़ने वाला था, इसलिए वह वापस लौट आई। काफिले के लोगों ने जब यह सब सुना तो सब ने उससे यही कहा, चंपा, रघबीर सिंह यहाँ का जागीरदार और ताकतवर इंसान है, और ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीब बंजारे इनसे क्या ही लड़ेंगे। इसे अपना नसीब समझ और काफिले के साथ आगे बढ़। लेकिन चंपा ने मन ही मन प्रण लिया कि रघबीर सिंह के इस अन्याय को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगी। उसने चालाकी से मुझे ठगा है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जीवन भर याद रखेगा। उसकी यह चालाकी उसी के लिए जाल बन जाएगी। उस रात जब पूरा काफिला सो गया तो चंपा अपने तंबू में बैठी सोच रही थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि उसके पास ना तो ताकत है और ना ही कोई गवाह, इसलिए वह सीधे सीधे उस जागीरदार से नहीं टकरा सकती। लेकिन चंपा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत तेज दिमाग वाली औरत थी। रात भर जागकर चंपा ने एक योजना बनाई। उसने अपने काफिले के एक बूढ़े व्यापारी से कहा, काका, मुझे कीर्तिगढ़ में अभी कुछ दिन और रुकना है। आप लोग आगे बढ़ जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बूढ़े व्यापारी ने चिंता से पूछा, लेकिन बेटी, तू अकेली यहाँ क्या करेगी? वह जागीरदार बहुत खतरनाक आदमी है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए। उसी दिन काफिला आगे बढ़ गया और चंपा अकेली कीर्तिगढ़ के पास ही एक छोटे से सराय में ठहर गई। अब उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपना रंग रूप पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने साधारण बंजारे के कपड़े उतारे और एक सुंदर सी रेशमी साड़ी पहनी, जो उसने काफिले के एक कपड़ा व्यापारी से ली थी। उसने अपने बालों को खूबसूरती से सजाया और उसमें गजरा लगाया। उसने माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई और हाथों में कंगन पहने। अब वह किसी बंजारन की तरह नहीं, बल्कि किसी रईस घर की बेटी की तरह लग रही थी। लेकिन केवल रूप बदलना ही काफी नहीं था। चंपा जानती थी कि
कि उसे जागीरदार के महल में प्रवेश करना होगा, और वह भी इस तरह कि किसी को उस पर संदेह ना हो। उसने सराय के मालिक से कीर्तिगढ़ और जागीरदार रघबीर सिंह के बारे में कई सवाल पूछे, और इस दौरान उसे पता चला कि रघबीर सिंह संगीत और नृत्य का बहुत शौकीन है। हर महीने अपनी हवेली में बड़ी बड़ी महफिलें सजाता है। उसकी इस महफिल में दूर दूर से गायक नर्तकियां शामिल होते हैं। यह सुनकर चंपा की आंखों में चमक आ गई। चंपा को बचपन से ही गाना बजाना आता था। बंजारों के काफिले में भी जब रात को सब लोग आग के पास बैठते थे तो चंपा अपनी मधुर आवाज में गीत गाया करती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब उसने सोचा कि इसी कला का उपयोग करके वह जागीरदार के दरबार में जा सकती है। अगले दिन चंपा ने अपने नए रूप में कीर्तिगढ़ की गलियों में घूमना शुरू किया। उसने बाजार में जाकर कुछ संगीत के साज खरीदे। फिर उसने शहर के कुछ लोगों से बातचीत करके यह भी पता लगा लिया कि जागीरदार की अगली महफिल कब होने वाली है। एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि बेटी, अगले हफ्ते पूर्णिमा की रात को जागीरदार की हवेली में बड़ी महफिल होने वाली है। वहां दूर दूर से कलाकार आएंगे। चंपा ने मन ही मन ठान लिया कि अब मुझे भी उसी महफिल में जाना होगा। उसने अगले ही दिन से इसकी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने गायन का अभ्यास किया और कुछ ऐसे गीत तैयार किए जो राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़े थे। साथ ही उसने अपने दिमाग में एक चालाकी भरी योजना भी बनाई। वह जानती थी कि केवल गाने से काम नहीं चलेगा। उसे जागीरदार को अपनी बातों के जाल में फंसाना होगा। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आई। चंपा ने अपने आप को खूबसूरती से सजाया। वह जागीरदार की हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची। पहरेदारों ने उसे रोककर पूछा, तुम कौन हो? चंपा ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं एक गायिका हूँ और मैं जोधपुर से आई हूँ। मैंने सुना है कि आज यहाँ बहुत बड़ी महफिल सजी है। मैं भी जागीरदार साहब के सामने अपनी कला पेश करना चाहती हूँ। पहरेदारों ने उसके रूप रंग और बात करने के ढंग से प्रभावित होकर उसे अंदर जाने दिया। महफिल शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े दरबारी, व्यापारी और कलाकार वहां मौजूद थे। बीच में रघबीर सिंह एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। चंपा धीरे धीरे महफिल के एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक ओढ़नी का पल्ला कुछ इस तरह रखा था कि उसे कोई पहचान ना सके। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठी रही और महफिल को देखती रही। जब कुछ गायकों और नर्तकियों ने अपनी प्रस्तुति दी तो जागीरदार ने खुश होकर उन्हें इनाम दिए और फिर घोषणा की, क्या कोई और भी है जो अपनी कला दिखाना चाहता है? चंपा ने यह मौका देखा और धीरे से उठी। उसने अपनी ओढ़नी का पल्ला हटाया और आगे बढ़ी। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, सब चुप हो गए। उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास सबको अचंभित कर रहा था। रघबीर सिंह ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जोधपुर से आई एक यात्री हूँ जो बुद्धि और कला का सौदा करती है। यह सुनकर जागीरदार और उसके दरबारी हैरान रह गए। ऐसा परिचय उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रघबीर सिंह ने कहा, अच्छा तो दिखाओ अपनी कला। चंपा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरी महफिल मंत्रमुग्ध हो गई। उसने ऐसे गीत गाए जो न केवल सुंदर थे बल्कि उनमें गहरे अर्थ भी छिपे थे। जब उसका गाना खत्म हुआ तो सब लोग तालियां बजाने लगे
जागीरदार ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, क्या गायकी है तुम्हारी। बताओ सुंदरी, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? चंपा ने कहा, जागीरदार साहब, मुझे धन की नहीं बल्कि एक चुनौती की तलाश है। मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप मेरे साथ एक बुद्धि का खेल खेलेंगे? यह सुनकर रघुबीर सिंह के चेहरे पर घमंड छा गया। उसने कहा, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ बुद्धि का खेल जरूर खेलूंगा। इस तरह चंपा ने अपनी योजना का पहला कदम सफलता पूर्वक पूरा कर लिया और अब शुरू होने वाला था वह खेल जिसमें चंपा पहले से ही अपनी जीत निर्धारित कर चुकी थी। महफिल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। रघुबीर सिंह ने अपनी गद्दी पर से थोड़ा आगे झुककर कहा, बताओ सुंदरी, तुम क्या खेलना चाहती हो? चंपा ने शांत स्वर में कहा, जागीरदार साहब, यह खेल पहेलियों का होगा जिसमें आप मुझसे एक पहेली पूछेंगे और मैं आपसे। जो भी हारेगा उसे दूसरे की एक शर्त माननी होगी। रघुबीर सिंह ने अपने दरबारियों की ओर देखा और एक जोरदार ठहाका लगाकर कहा, ठीक है सुंदरी, लेकिन याद रखना, मैंने आज तक कोई पहेली नहीं हारी है। चंपा ने कहा, ठीक है जागीरदार साहब, पहले आप अपनी पहेली पूछिए। रघुबीर सिंह ने एक कठिन पहेली सुनाकर पूछा, बताओ सुंदरी, वह क्या है जो दिन में 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से और शाम को 3 पैरों से? यह पहेली सुनकर दरबार के कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन चंपा ने बिना एक पल गवाए कहा, जागीरदार साहब, यह मनुष्य का जीवन है। बचपन में वह हाथों और पैरों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों की तरह चलता है। यह सुनकर पूरी महफिल में तालियां गूंज उठीं। रघुबीर सिंह को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अपना घमंड बनाए रखते हुए कहा, चलो सुंदरी, अब तुम्हारी बारी है। चंपा ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी पहेली शुरू की। उसकी पहेली साधारण नहीं थी। उसने अपनी पहेली को इस तरह रखा कि उसमें उसके घोड़े को धोखे से हथियाने का संकेत छिपा था। उसने कहा, सुनिए जागीरदार साहब, एक ऐसा व्यापारी था जिसके पास एक अनमोल रतन था। एक राजा ने उसके उस रतन को देखा और कहा, मैं इसे मनचाहे दामों पर खरीदूंगा। उसने व्यापारी से वह रतन लिया और उसे कल आने को कहा। व्यापारी अगले दिन राजा के यहाँ गया तो राजा ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी में सबसे बड़ा चोर कौन है? वह व्यापारी जिसने अपना रतन किसी को दिखाया, या वह राजा जिसने रतन लेकर अपना वचन तोड़ दिया? यह पहेली सुनकर पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा सवाल था जो नैतिकता और न्याय पर आधारित था। रघुबीर सिंह यह सुनकर थोड़ा असहज तो हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस पहेली में कुछ तो छिपा है, लेकिन उसका घमंड अब भी उस पर हावी था। उसने कहा, यह कोई पहेली तो नहीं लगती, मुझे तो यह एक कहानी लग रही है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, जागीरदार साहब, पहेली तो यही है कि इसमें सबसे बड़ा अपराधी कौन है। रघुबीर सिंह ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मेरे ख्याल से वह व्यापारी मूर्ख था जिसने अपना अनमोल रतन किसी को दिखाया।
बिना दाम लिए किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। चंपा ने कहा, जागीरदार साहब, फिर आपका मतलब है कि राजा का कोई दोष नहीं था? रघुबीर सिंह ने लापरवाही से कहा, राजा तो राजा होता है, वह जो करना चाहे कर सकता है। अगर उसने व्यापारी को ठग लिया तो यह उसका अधिकार है। यह सुनते ही महफिल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को जागीरदार का यह जवाब बड़ा अजीब लगा। अब चंपा ने अपनी योजना के अगले कदम पर बढ़ते हुए कहा, तो आप मानते हैं कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर को धोखा दे सकता है? रघुबीर सिंह बेपरवाही से बोला, हाँ, यही तो दुनिया का नियम है, जिसके पास ताकत है वही सही है। चंपा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, अच्छा, तो अगर कोई जागीरदार किसी गरीब बंजारन से घोड़ा खरीदने का वादा करे और फिर अगले दिन मुकर जाए, तो क्या वह सही है? यह सुनकर रघुवीर सिंह के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभर आई। उसने कहा, यह तो एक काल्पनिक बात है। चंपा ने आवाज तेज करते हुए कहा, नहीं जागीरदार साहब, यह काल्पनिक नहीं है, यह एक कड़वी सच्चाई है। चंपा ने अपनी ओढ़नी को थोड़ा हटाया और कहा, जागीरदार साहब, मैं वही बंजारण हूँ जिससे आपने पिछले हफ्ते रतनकांत नाम के घोड़े को खरीदा था, और आपने वादा किया था कि अगले दिन आप मुझे 200 सोने के सिक्के देंगे। लेकिन जब मैं अगले दिन आई तो आपने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इतना सुनते ही रघुबीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोला, बंजारण, तो तू भेष बदलकर यही साबित करने आई है? चंपा ने शांति से कहा, जागीरदार साहब, अब आपने खुद इस पूरी महफिल के सामने स्वीकार किया है कि ताकतवर व्यक्ति कमजोर को ठग सकता है। दरबार के कुछ ईमानदार लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। एक बूढ़े दरबारी ने कहा, जागीरदार साहब, अगर यह सच है तो आपने बहुत गलत किया है। किसी का हक मारना बहुत बड़ा पाप है। रघुबीर ने गुस्से में कहा, चुप रहो, यह औरत झूठ बोल रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, जागीरदार साहब, आपने अभी अभी इस पूरी महफिल के सामने स्वीकार किया है कि आपने एक बंजारन को ठगा था, और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। अब रघुबीर सिंह घबरा गया। उसने महसूस किया कि वह अपने ही जाल में फंस गया है। उसने अपने सिपाहियों की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, यह औरत झूठ बोल रही है, इसे पकड़ो और मेरे महल से बाहर निकालो। सिपाही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और एक घोड़े की टापों की आवाज गूंजी और एक सेनापति दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में एक शाही मोहर लगा हुआ संदेश था। सेनापति ने आदर से झुककर कहा, जागीरदार रघुबीर सिंह, मैं महारानी चंपेश्वरी के दरबार से आया हूँ। उन्होंने आपके लिए यह संदेश भिजवाया है। उसने वह पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। महारानी चंपेश्वरी देवी, जो न्याय की देवी मानी जाती है, उनका आदेश है, कीर्तिगढ़ की इस धरती पर अगर किसी भी यात्री या निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ पाया गया तो प्रांत के जागीरदार को तुरंत पद से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही उसे कठोर दंड भी दिया जाएगा। यह सुनकर रघुबीर सिंह के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तभी चंपा ने अपने सिर से ओढ़नी पूरी तरह से हटा दी। उसके माथे पर एक शाही तिलक था, जिसे उसने अब तक छिपा रखा था। उसने कहा,
जागीरदार रघुबीर सिंह, मैं वही महारानी चंपेश्वरी हूँ। मैं भेष बदलकर अपने राज्य में यही सब देखने के लिए घूम रही थी कि मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मैंने जानबूझकर एक बंजारण का रूप धारण किया था। महफिल में उपस्थित सभी लोग सदमे में थे। कुछ लोगों ने तुरंत झुककर महारानी को प्रणाम किया। यह सब देखकर रघुबीर सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी उस सेनापति ने संदेश पत्र को आगे पढ़ते हुए कहा, जागीरदार रघुबीर सिंह, महारानी के आदेश के अनुसार आप पर अन्याय और धोखाधड़ी का आरोप है। आपको बंदी बनाया जाता है। सिपाहियों ने रघुवीर सिंह को पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाने लगा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चंपा ने गंभीर स्वर में कहा, रघुवीर सिंह, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि तुमने एक बंजारण को ठगा, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। रघुबीर सिंह की सारी संपत्ति हड़प कर गरीबों में बांट दी गई और उसे जागीरदार के पद से निष्कासित करके कारागृह में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद चंपा ने कीर्तिगढ़ के लिए एक नया जागीरदार नियुक्त किया। यह व्यक्ति ईमानदार और न्यायप्रिय था।